Hello everyone, welcome you all in chemistry classes. In last video, we discussed different types of solid, amorphous and crystalline. Amorphous and crystalline के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, while in amorphous solid they are irregularly arranged. I have also given some example of crystalline solid like मैंने आपको डायमंड, सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, these are some example of crystalline solid. amorphous solid में आपको बताया था रबर, प्लास्टिक, ग्लास. ओके अच्छा, वन थिंग मोर, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मैंने उनको बताया था कि दे आर ट्रू सॉलिड एंड amorphous सॉलिड जो होते हैं, ये भी याद रखना, ये पॉइंट भी समटाइम पूछा जाता है, क्रिस्टलाइन एंड amorphous. क्रिस्टलाइन तो ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं और इनको हम स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं. आपसे ग्लास के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ग्लास जो है वो आप कैसे उसको यूज़ करते हो, सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह उसको ट्रीट करते हो. ठीक है, ओके. तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ग्लासेस आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड. बेटा जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? लिक्विड्स एंड गैसेस. तो इनको फ्लूइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो. इनकी टेंडेंसी क्या है? फ्लो करने की टेंडेंसी है, ये फ्लो करते हैं. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड. ओके, इसका मतलब है कि लिक्विड जो है उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की. जैसे वाटर है, आपने यहाँ गिरा दिया, वहाँ तक फ्लो करके चला जाएगा. क्लियर? ओके, तो ये क्या है? टेंडेंसी है इनकी फ्लो करने की. क्लियर? अब इसको समझ लो बेटा कि जो आपके ओल्ड ग्लास होते हैं, पुराने ग्लास होते हैं, आपने देखा होगा पुरानी विंडोज़ होती हैं. तो पुरानी विंडोज़ में क्या होता है कि जैसे जैसे हीट पड़ती है तो थोड़ा सा वो मेल्ट हो करके नीचे, सपोज ये विंडो है तो यहाँ पर क्या होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं यहाँ से मेल्ट हो करके. और आप उस ग्लास को टच करो, आपको दिखेगा कि वो नीचे जो बॉटम पे है थोड़ा सा थिक हो गया है. क्लियर? या ग्लास समटाइम क्लाउडी भी हो जाते हैं, पुराने ग्लास जो होते हैं तो इसी वजह से क्लाउडी हो जाते हैं क्योंकि वो फ्लो करते हैं उसके पार्टिकल. एंड दैट्स व्हाई ग्लासेस आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड. क्लियर? और इसलिए हम amorphous सॉलिड को क्योंकि उनके अंदर टेंडेंसी है फ्लो करने की, हम इसको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं. क्लियर? तो अब जो करने हैं वो करना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. क्रिस्टलाइन फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स यहाँ पर जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, आपको पता ही लग रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होने वाले हैं, वो है मॉलिक्यूल्स. ओके, अब मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपने देखे हुए हैं, HCl, HBr. तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं आपने देखे हुए हैं और इनमें जो फोर्सेस होते हैं वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं. कैसे फोर्सेस होते हैं? फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे लिख देती हूँ. तो वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, आपने पढ़ा ही है. गैसेस मॉलिक्यूल्स है तो उनमें वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं. अब फोर्सेस के अकॉर्डिंग देखो, अगर उनमें बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस हैं, सबसे वीक फोर्सेस कौन से होते हैं? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, अगर आपको याद हो. ओके, तो अगर ये वाले वीक फोर्सेस हैं तो वो सॉलिड आपके कहलाएंगे नॉन पोलर सॉलिड.
क्यों? नॉन पोलर कैसे? जैसे आपका CbCl4 नॉन पोलर है कहीं से पोलर? नहीं है ना। देखो आर्गन नॉन पोलर है, ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं है। तो ये नॉन पोलर आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में वीक फोर्सेस होते हैं, लैंथन डिस्पर्जन फोर्सेस, क्लियर। और इनके बीच में अगर वीक इंटरेक्शन है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लास्ट में लिख दूँगी, तो फिर क्या होंगे? ये कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे। ओके, सॉफ्ट होंगे। अब मुझे बताओ कि क्या जब इनके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आयन, ना तो इनके पास आयन्स है ना ही इलेक्ट्रॉन्स, सो विल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ऑफ कोर्स नॉट। सो दे आर इंसुलेटर, इंसुलेटर होते हैं। ओके, क्लियर? सॉफ्ट है, इंसुलेटर है। और अब आता है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इफ़ दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देन ऑब्वियसली the melting and boiling point will be very low. तो इनके जो melting and boiling point होंगे वो भी बहुत ज़्यादा very low होंगे। ओके, एन एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CCl4। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये तो हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिए। पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे? लाइक HCl, देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर है। और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रॉन की खींचने की और देने की, वो होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी आपके सॉफ्ट होने वाले हैं, इंसुलेटर होने वाले हैं, और इनका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो ही होगा। ओके, क्लियर? ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल SO2 लिख लो, ये देखो। ओके, तो इनमें भी आपके क्या होती है? डाइपोल डाइपोल, इलेक्ट्रॉन खींचने की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट आता है डबल बॉन्ड बनने थे। ओके, नेक्स्ट आता है अगर इनके बीच के इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होने की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सा मॉलिक्यूल ले लोगे यहाँ पर? लाइक HF, लाइक NH3, लाइक वाटर, इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, इंसुलेटर तो रहेंगे। ओके, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनके कम होंगे। वाटर का आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, कम है। ओके, तो दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड्स। नॉन पोलर में डिस्पर्जन फोर्सेस, वीक फोर्सेस होते हैं, सॉफ्ट, इंसुलेटर, वेरी लो। ये तो तीनों में कॉमन है। ये सॉफ्ट ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाते हैं, इस वजह से ये हार्ड हो जाते हैं, याद रखिए। तो ये हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट आयनिक सॉलिड, इनके बारे में भी आपको पता है, मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दैट आयनिक सॉलिड हैव कौन से फोर्सेज होते हैं? दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या कूलम्बिक फोर्सेस भी बोलते हैं, कूलम्ब फोर्सेस। ओहो, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ लिखना चाहिए था। और मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत है, सबको पता है। जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सारे किस में आने वाले हैं? इसमें आने वाले हैं, K2SO4, सीजियम क्लोराइड। तो जितने भी सॉल्ट होंगे सब इसमें डाल दो। इनमें कैसे हो, ये कैसे सॉलिड होंगे? आयनिक सॉलिड। अब आपने सॉल्ट को देखा ही है, कैसा होता है? हार्ड होता है। अब आते हैं कंडक्टिविटी में। ये भी आपको पता है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट।
दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट। तो यस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट किस में, या तो एक्वस स्टेट में करेंगे और या तो मोल्टेन स्टेट। ओके क्लियर। और क्योंकि इनके जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, हाई होगा। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए। सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल जरूर लर्न कर करके रखो कि ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट 2 टाइप के थर्ड है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको पता है क्या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने नहीं लिखे थे आयनिक के, उनके आयनिक के होते हैं आयंस। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉलम को छोटा कर देते हैं। ओके, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कि कॉपर है, कॉपर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो क्या कॉपर में से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बेटा, जब भी 2+ बनाते हैं तभी तो कंडक्ट होती है। अब 2+ बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें लीव किए होंगे, तभी तो कॉपर से 2+ बना है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद फिर कॉपर 2+, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपस में आपको पता है किस तरह से कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्ट होते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, और इस तरह ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्लियर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स का हो जाता है C, इसको कहते हैं C। ओके, और जो इनके बीच में पॉजिटिव आयंस है उनको बोलते हैं कर्नल्स। इस थ्योरी को हम कहते हैं C मॉडल, जो है मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्रेस करने के लिए कि C मॉडल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का C होता है और जो पॉजिटिव आयन है उसको हम कर्नल्स कहते हैं, और ये एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच होते हैं मेटालिक बॉन्ड के थ्रू। कैसा बॉन्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे क्या, ये कर्नल्स होंगे, या यू कैन राइट पॉजिटिव आयन एम्बेडेड इन C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन के C में एम्बेडेड है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। ओके, अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे होंगे, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेटालिक बॉन्ड होंगे। मेटालिक होंगे कैसे होंगे, ऑफ कोर्स हार्ड होंगे। कंडक्टिविटी क्या होगी, यस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, क्या होंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, हाई, फेयरली हाई। तो मेटालिक सॉलिड आपको समझ में आ गए, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे एग्जाम्पल में सारे ही मेटल्स। अगर मैं पूछूँ आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, ये सारे इसी में आ जाएंगे। ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। ओके, जो भी आपका आयरन होगा, जितने भी मेटल्स होंगे, वो सारे आपने इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है, वो है कोवैलेंट। कोवैलेंट सॉलिड, या इसको हम नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इसमें जितने भी एटम्स हैं, वो सारे एटम्स जो हैं वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे। मीन्स इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कौन से होंगे, एटम्स, और इनके बीच में बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ओके, कैसा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और इसका एग्जाम्पल है डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट। अभी आपने पढ़ा हुआ है ना, अभी मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ाया था ना, याद है। ये सारे आपके एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सारे आपके कोवैलेंट सॉलिड में के एग्जाम्पल हैं। अगर आपने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आपको अच्छी तरह से याद होगा
कि इसमें हर एक कार्बन, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू द अदर 4 कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। हर एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है। क्लियर? तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं दे आर कॉल्ड कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। क्लियर? अब क्या है, यस ये हार्ड होते हैं, लेकिन एक है जो सॉफ्ट होता है। कौन है वो? ग्रेफाइट। क्लियर? अब कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो दे आर जनरली इंसुलेटेड, बट एक है जो आपका कंडक्टर है। कौन है वो? ग्रेफाइट। ओके? और क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं, ये आपके डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है ना, इट इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लो, पढ़ लो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो टर्म्स मैंने आपको लिखा दिए, इनके बीच के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्लस इनका जो है जो इनके फोर्सेस हैं, कौन से फोर्सेस होते हैं, कैसे हैं, कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए हर एक उसके। एग्जाम्पल मेनली आपने एग्जाम्पल ज़रूर लर्न करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस number of atom per unit cell, how to calculate number of atom per unit cell. So goodbye and have a nice day.